हेलो गाइज, कैसे हो गाइज। आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय लेंगे जिसका नाम है वैदेशिक सेवा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉरेन सर्विस। ठीक है, अध्याय संख्या 13 है ये, और इसमें नियम संख्या 141 से लेके 157 तक, यानी 141 से लेके 157 तक पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, यानी कि जो अध्याय संख्या 13 है ये आपसे एग्जाम में सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है। मैं बार बार जो भी वीडियो बनाता हूँ नए चैप्टर के साथ, तो मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि अध्याय 13 का नाम क्या है। ठीक है, तो अध्याय जो 13 है इसका नाम है वैदेशिक सेवा। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे फॉरेन सर्विस। ठीक है गाइज, और इस अध्याय के अंदर हम नियम संख्या 141 से लेकर 157 तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि वैदेशिक सेवा क्या होती है ना, और वैदेशिक सेवा में किस कर्मचारी को लगाया जाता है, सरकार द्वारा किस कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में लगाया जाता है, क्या सरकार अपनी मर्जी से किसी कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में लगा सकती है, वैदेशिक सेवा में अगर कोई कर्मचारी रहता है, ठीक है, तो उस दौरान उसको पदोन्नति और उसके जो भी उसको लाभ मिलेंगे वो किस प्रकार मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और आज का ये इसका पहला वीडियो है। हो सकता है इसमें 2 से 3 वीडियो लग सकते हैं, और इसमें आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा कि वास्तव में वैदेशिक सेवा क्या होती है और वैदेशिक सेवा में किस कर्मचारी को लगाया जाता है। अगर कर्मचारी वैदेशिक सेवा में काम करता है तो उसको किस प्रकार से पदोन्नति यानी कि उसका प्रमोशन किस प्रकार किया जाएगा, उसको किस प्रकार से उसको अवकाश वेतन और विभिन्न प्रकार के भत्ते उसको दिए जाएंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज आप ये एक चीज़ सोच रहे होंगे कि अध्याय संख्या जो 13 है इसमें हम नियम संख्या 141 से लेकर 157 तक पढ़ेंगे, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ये नियम संख्या 7 सब क्लोज 10 ये यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हो आप, है ना। आ रहा होगा दिमाग के अंदर। ठीक है गाइज, ठीक है ना, ये माइंड के अंदर चल रहा होगा कि आखिर में ये 7 सब क्लोज 10 का क्या रोल है। देखिए गाइज, हमने अध्याय संख्या जो 2 पढ़ा था जिसका नाम था डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं, उसके अंदर नियम संख्या 7 सब क्लोज 10 में हमने वैदेशिक सेवा के बारे में पढ़ा था कि आखिर में वैदेशिक सेवा यानी कि फॉरेन सर्विस क्या होती है। तो मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट साथी जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि वैदेशिक सेवा क्या होती है। मैंने आपको बीच बीच में भी कई बार पढ़ाया था और बताया था इसके बारे में। आज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि जो अध्याय संख्या 13 है इसका नाम ही क्या है, वैदेशिक सेवा, फॉरेन सर्विस। ठीक है गाइज, तो इसमें सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि आखिर में वैदेशिक सेवा क्या होती है, फॉरेन सर्विस क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही कन्फ्यूजन दूर करेंगे। ऐसा नहीं है इसके अंदर वैदेशिक सेवा, ऐसा नहीं है कि विदेश में जाके अगर कोई कर्मचारी नौकरी करेगा तो उसको वैदेशिक सेवा बोल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, और ये दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल देना। ठीक है गाइज, वैदेशिक सेवा का मतलब होता है कि अगर कोई कर्मचारी किसी विभाग के अंदर काम करता है और उस विभाग द्वारा उसको कर्मचारी को सैलरी यानी कि वेतन और भत्ते, ठीक है, यानी कि कोई कर्मचारी है, ठीक है, जो किसी विभाग में किसी ऐसे विभाग में काम करता है जहां पर उस कर्मचारी को वेतन और भत्ते राजस्थान की संचित निधि यानी कि राज्य सरकार की जो संचित निधि होती है उससे उस कर्मचारी को वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते। ठीक है गाइज, यानी कि जो संचित निधि होती है राजस्थान की यानी कि राज्य सरकार की जो संचित निधि है, उस संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से अलावा, कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि के अलावा किसी दूसरी निधि से उस कर्मचारी को वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाता है। ठीक है गाइज, तो कर्मचारी द्वारा उस विभाग में जो सेवा की जाती है, जो सेवा की अवधि होती है कर्मचारी द्वारा, मान लो 5 साल की सेवा अवधि किसी कर्मचारी ने कर ली, वहाँ पर 5 साल की सेवा कर ली उस विभाग के अंदर, जो कर्मचारी द्वारा जो सेवा अवधि की उस विभाग के अंदर जो सेवा की गई ना, उसी अवधि को हम बोलेंगे वैदेशिक सेवा अवधि। ठीक है, यानी कि उसी को हम बोलते हैं वैदेशिक सेवा। तो वैदेशिक सेवा का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा किसी ऐसे विभाग में काम किया जाए जहां पर उसको जो वेतन, कर्मचारी को जो वेतन मिलेगा, जो भत्ते मिलेंगे, वो राज्य की संचित निधि से ना मिलकर किसी अन्य स्रोत से उसको वेतन और भत्ते मिले, तो उसको हम बोलते हैं वैदेशिक सेवा। ठीक है गाइज, वैदेशिक सेवा को हम प्रतिनियुक्ति भी बोलते हैं यानी कि डेपुटेशन भी बोलते हैं। आप अखबार में पढ़ते रहते होंगे, कई बार पढ़ा होगा आपने कि फलाने आईएएस को फलाने कर्मचारी को दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। ठीक है, तो आप ऐसे अक्सर पढ़ते रहते होंगे, अखबार के अंदर आती रहती है ऐसी न्यूज़ें, जो भी न्यूज़ है वो आती रहती है। तो वैदेशिक सेवा का मतलब यही होता है कि कर्मचारी अगर किसी ऐसे विभाग में काम करे जहां पर कर्मचारी को, अगर कर्मचारी वहां पर काम कर रहा है और काम के बदले कर्मचारी को जो वेतन मिलेगा और भत्ते मिलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है गाइज, तो वो जो वेतन भत्ते मिलते हैं ना, वो कर्मचारी को राज्य की संचित निधि से नहीं मिलते, किसी अन्य स्रोत से उसको
वेतन और भत्ते मिलते हैं। ठीक है गाइज, तो उसको हम बोलते हैं वैदेशिक सेवा। आई होप आप ये वैदेशिक सेवा के बारे में समझ गए होंगे। और जो नियम संख्या 7 सब क्लोज 10 है उसके अंदर वैदेशिक सेवा के बारे में बताया गया है कि आखिर में वैदेशिक सेवा क्या होती है। देखिएगा जी, इसमें पढ़ो आप। वैदेशिक सेवा का तात्पर्य उस सेवा अवधि से है जिसमें एक राज्य कर्मचारी अपना वेतन तथा सभी प्रकार के भत्ते आदि सरकार की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। ठीक है गाइज, लेकिन ये सरकार की स्वीकृति से ही प्राप्त करेगा। ठीक है गाइज, यानी कि सरकार की स्वीकृति जरूरी है। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि वैदेशिक सेवा का तात्पर्य उस सेवा अवधि से है जिसमें एक राज्य कर्मचारी अपना वेतन, ठीक है, अपना जो वेतन होता है और सभी प्रकार के जो भत्ते हैं ना, वो सरकार की संचित निधि के अतिरिक्त, यानी कि सरकार की संचित निधि के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। यानी कि उसको सरकार की जो संचित निधि होती है, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, उससे उस कर्मचारी को वेतन तथा भत्ते नहीं मिलते। ठीक है गाइज, तो उसको हम बोलते हैं वैदेशिक सेवा। मान लो कर्मचारी ने उस विभाग के अंदर 5 साल की नौकरी कर ली, जो 5 साल की जो सेवा अवधि उसके द्वारा की गई, उसको हम बोलेंगे वैदेशिक सेवा। ठीक है गाइज, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आखिर में ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें अगर आप नौकरी करते हो और आपको वेतन राज्य की संचित निधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से दिया जाएगा तो आपकी वो वैदेशिक सेवा कहलाएगी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं और आपसे एग्जाम में यहाँ से एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। ठीक है गाइज, जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, किसी राज्य कर्मचारी का किसी निगम, राजस्थान का कोई भी निगम, ठीक है, कोई भी निगम हो, अगर उस निगम के अंदर अगर कर्मचारी, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट हो, अगर आपकी पोस्टिंग ही किसी निगम के अंदर कर दी जाए तो भाई साहब आपको वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से नहीं मिलेंगे। ठीक है गाइज, आपको किसी अन्य स्रोत से वेतन और भत्ते मिलेंगे। तो अगर आप किसी निगम में नौकरी करते हो, काम करोगे, आप सेवा करोगे, तो वो वैदेशिक सेवा कहलाएगी। ठीक है गाइज, दूसरा है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी में भी, राजस्थान की कोई भी सरकारी कंपनी है, अगर आप उसमें अगर आप काम करते हो तो भी आपको वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से नहीं मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो वहाँ पर भी अगर आपके द्वारा सेवा की जाती है तो उसको भी वैदेशिक सेवा बोलेंगे। सरकारी कंपनी की मैं बात करूँ, सरकारी कंपनी कौन कौन सी है, जैसे रिको हो गया, ठीक है, राजस्थान पथ परिवहन निगम हो गया, विद्युत प्रसारण निगम हो गया, जेडीए यानी कि जयपुर विकास प्राधिकरण हो गया। तो इनमें अगर कोई कर्मचारी, आप में से कोई जूनियर अकाउंटेंट बनेगा, अगर आप इसमें जाके नौकरी करोगे, आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, तो आपको वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से नहीं मिलेंगे, किसी अन्य स्रोत से मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो इन निगम सरकारी कंपनियों में अगर आपने सेवा की है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वैदेशिक सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइज, तो हमने ये नियम संख्या 7 सब क्लोज 10 और वापस पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया कि आखिर में वैदेशिक सेवा क्या होती है। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको ये अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा इसके साथ में, वैदेशिक सेवा का अर्थ हमने पढ़ लिया। अब वैदेशिक एक होता है वैदेशिक नियोजक, यानी कि वैदेशिक नियोजक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी सरकारी कंपनी में काम कर रहे हो, आप रिको के अंदर ही काम करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पोस्टिंग, जो नियुक्ति देगा, जो कर्मचारी, जो प्राधिकारी होता है, सक्षम प्राधिकारी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है ना, जो आपको नियुक्ति देगा रिको के अंदर, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे वैदेशिक नियोजक। ठीक है गाइज, तो वैदेशिक नियोजक के बारे में मैंने आपको बता दिया, वैदेशिक सेवा क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली और मैंने आपको ये एग्जाम्पल पे बता दिया कि आप किसी भी राजस्थान के किसी भी निगम या फिर किसी भी सरकारी कंपनी में अगर आप सेवा करते हो तो सेवा करना वैदेशिक सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आप ये वीडियो समझ गए होंगे। गाइज, अब हम नियम संख्या 141 की बात करेंगे, जो कि अध्याय संख्या 13 है, जिसका नाम है वैदेशिक सेवा। उसका पहला नियम है ये 141 से लेके हम लगातार पढ़ेंगे, कब कौन से नियम तक, 141 से लेके तो गाइज अब हम पढ़ेंगे नियम संख्या 141, यानी कि जो अध्याय संख्या 13 है, जिसका नाम है वैदेशिक सेवा यानी कि फॉरेन सर्विस। तो इसमें नियम संख्या 141 से लेकर 157 तक हम पढ़ने वाले हैं। जो नियम संख्या 141 है उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि ये इस अध्याय का पहला नियम है, 141 से स्टार्ट है ना, इसलिए इसको हम पहला नियम भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पहला नियम है इस अध्याय का। तो बात करेंगे 141 के बारे में। हमने जो 7 सब क्लोज 10 की बात की वो अध्याय संख्या 2 का रूल है और मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि उसमें वैदेशिक सेवा के बारे में बताया गया है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वैदेशिक सेवा कौन से नियम के अंतर्गत बताई गई है, तो वैदेशिक सेवा 7 सब क्लोज 10 के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है गाइज, तो नियम 141 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। क्या वैदेशिक सेवा में अगर सरकार किसी कर्मचारी को भेजना चाहती है तो उसकी क्या सहमति जरूरी है
या फिर बिना सहमति के किसी कर्मचारी को भेजा जा सकता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। किसी राज्य कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में ध्यान रखना है कि राज्य कर्मचारी कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो, एलडीसी हो, ठीक है, या फिर वो कोई भी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, तो उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी मना करे कि सर मैं तो वैदेशिक सेवा में नहीं जाऊंगा और सरकार उसको भेजना चाहे तो नहीं भेज सकती। उसकी पहले राय लेना जरूरी है, उसकी सहमति लेना जरूरी है, ठीक है गाइज। तो नियम संख्या 141 में हमने ये पढ़ा कि किसी राज्य कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, लेकिन यह नियम निम्न राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये दो कैटेगरी है ना, इन दोनों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि यह नियम इन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यानी कि ये जो कर्मचारी है ना, ये दो हम पढ़ेंगे, इनके लिए वैदेशिक सेवा में इनको भेजा जा सकता है इनकी बिना अनुमति के, ठीक है। यानी कि इनकी इच्छा हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार के जच गई दिमाग के अंदर कि इनको वैदेशिक सेवा में नौकरी करवानी है तो सरकार भेज सकती है वैदेशिक सेवा के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज। चलो पढ़ते हैं ये कौन कौन से राज्य कर्मचारी है। वे राज्य कर्मचारी जिनकी सेवाएं किसी ऐसे नियम अथवा निकायों में स्थानांतरित करनी होती है जिन पर सरकार का स्वामित्व या फिर नियंत्रण पूर्ण या फिर आंशिक रूप से हो, ठीक है गाइज। यानी कि सरकार कोई भी ऐसे निकाय या फिर निगम, ठीक है, यानी कि राजस्थान सरकार के कोई भी निगम हो या फिर कोई भी निकाय हो, ठीक है, तो उन पर इन निगम और निकायों पर क्या होता है कि राजस्थान सरकार का स्वामित्व या फिर नियंत्रण होता है, ठीक है। अब वो स्वामित्व या फिर नियंत्रण कैसा भी हो, चाहे पूर्ण भी हो चाहे वो आंशिक भी हो, ठीक है गाइज। चाहे वो नियंत्रण उसका पूरा हो सरकार का इस निगम या निकाय पर, चाहे उसका नियंत्रण या फिर स्वामित्व पूरा हो या फिर आधा अधूरा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इन कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं किसी ऐसे निगम अथवा निकायों में स्थानांतरित करनी हो जिन पर सरकार का स्वामित्व या फिर नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से हो, तो वहां पर कर्मचारी को भेजा जा सकता है और उसकी राय लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है गाइज। यानी कि वो ऐसा कहे कि सर मेरे तो इच्छा ही नहीं है जाने की, भाई साहब इच्छा का कोई मतलब नहीं है। सरकार के अगर सरकार चाहे तो आपको वहां पर भेज सकती है। कहां पर भेज सकती है? सरकार के ऐसे निगम और निकाय जिन पर सरकार का स्वामित्व या फिर नियंत्रण कैसा है, या तो पूरी तरह से है या फिर आंशिक है, ठीक है गाइज। तो यहां पर अगर किसी भी कर्मचारी को सरकार भेज सकती है, किसी भी कर्मचारी को, ठीक है गाइज। तो ये हमने पढ़ लिया कि अगर सरकार वैदेशिक सेवा में अगर किसी भी निगम या फिर निकाय में भेजती है, लेकिन वो निगम और निकाय कैसा होना चाहिए, उनके ऊपर सरकार का स्वामित्व या फिर नियंत्रण पूर्ण या फिर आंशिक रूप से हो, तो वहां पर किसी भी कर्मचारी को भेजा जा सकता है, ठीक है गाइज। दूसरी चीज है, जहां एक कर्मचारी का स्थानांतरण ऐसी सेवा में करना हो जिसका भुगतान राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत गठित पंचायत समिति एवं जिला परिषद निधि से किया जाता है, ठीक है गाइज। यानी कि कोई भी कर्मचारी है, ठीक है, उसका स्थानांतरण किसी ऐसी सेवा में करना हो, कौन सी सेवा में करना हो, जिसका भुगतान, यानी कि अगर वो कर्मचारी वहां पर सेवा करेगा तो उसका भुगतान कहां से किया जाएगा? राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत बना था, ठीक है। तो ये 1959 में ये अधिनियम बना था, तो इसके अंतर्गत एक निधि का गठन किया गया था जिसका नाम है पंचायत समिति एवं जिला परिषद निधि, ठीक है गाइज। तो इसके द्वारा भी यदि किसी कर्मचारी को भुगतान मिलता है सेवा करने से, ठीक है, तो वहां पर भी कर्मचारी को सरकार अपनी मर्जी से भेज सकती है, ठीक है गाइज। तो मैंने आपको ये दोनों चीज बता दी 141 के अंदर। सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा कि किसी राज्य कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, लेकिन यह नियम निम्न राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, ठीक है गाइज। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे नियम संख्या 142 के बारे में। 142 में बता रखा कि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जा सकता है। सीधी सी बात है भाई, वैदेशिक सेवा में किसी कर्मचारी का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर कब किया जा सकता है, बताओ। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे 142 के अंदर। तो इसमें दे रखा कि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक स्थानांतरण के बाद की जाने वाली सेवाएं ऐसी हो जो लोकहित कारणों से कर्मचारी द्वारा की जाती हो, ठीक है गाइज। और ख में दे रखा कि स्थानांतरण के समय कर्मचारी ऐसे पद पर कार्य करता है, कैसे पद पर कार्य करता है, जिसका भुगतान संचित निधि से किया जाता है, ठीक है गाइज। सीधी सी बात है, अगर कोई कर्मचारी संचित निधि से भुगतान प्राप्त कर रहा है ना, तो वो तो वैदेशिक सेवा में है ही नहीं। वैदेशिक सेवा में कौन होता है? जिसको वेतन और भत्तों का भुगतान संचित निधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर रहा है वो कर्मचारी, तो उसको हम बोलेंगे वैदेशिक सेवा के अंदर है, ठीक है गाइज। तो स्थानांतरण के समय कर्मचारी ऐसे पद पर कार्य करता है जिसका भुगतान संचित निधि से किया जाता है। यानी कि अभी वर्तमान में जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको वेतन भत्तों का भुगतान संचित निधि से किया जाता है या फिर किया जा रहा है, ठीक है।
तथा ऐसे पद पर अपना पदाधिकार भी रखता है। यदि उसका पदाधिकार निलंबित नहीं किया जाता, यदि उसका पदाधिकार अगर निलंबित कर दिया था तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है भाई, उसको फिर वैदेशिक सेवा में भेजा नहीं जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि उसका पद पर पदाधिकारी है ही नहीं। ठीक है, यानी कि उसका पदाधिकार भी होना चाहिए उस कर्मचारी का, और वो संचित निधि से भुगतान भी प्राप्त कर रहा हो। ठीक है, तो वहाँ से उसको उठाकर उसको ऐसी जगह यानी कि ऐसे विभाग में डाला जाएगा जहाँ पर उसको भुगतान मिलेगा ना वेतन और भत्तों का, वो राज्य की संचित निधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से मिलेगा। ठीक है, तो तब ही वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी, 142 में हमने पढ़ लिया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, टिप्पणी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आखिर में वो टिप्पणी क्या है? यदि किसी गैर सरकारी उपक्रम में, कोई भी गैर सरकारी उपक्रम है यानी कि जो सरकारी उपक्रम नहीं है, ठीक है गाइज, यदि किसी गैर सरकारी उपक्रम में किसी कर्मचारी को उधार देना अर्थात वैदेशिक सेवा में भेजना प्रस्तावित हो तो इस दशा में इन नियमों की पालना अधिक कठोरता से की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी गैर सरकारी उपक्रम है, ठीक है, गैर सरकारी उपक्रम का मतलब है कि वो उपक्रम सरकार का नहीं है, उसके अंदर यदि किसी कर्मचारी को उधार देने का मतलब ये है, मतलब वैदेशिक सेवा में भेज देना, उसको उधार देना भी बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी कर्मचारी को उधार देना या फिर वैदेशिक सेवा में भेजना प्रस्तावित हो, कहाँ पर? गैर सरकारी उपक्रम में। ठीक है, तो इस दशा में इन नियमों की पालना अधिक कठोरता से की जानी चाहिए। तो इस दशा में तो इस दशा में क्या करना चाहिए कि जो ये वैदेशिक सेवा के जो नियम है ना, उनकी पालना यानी कि उनका ध्यान अधिक देना पड़ेगा और उनकी पालना अधिक कठोरता से की जानी चाहिए, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन पर फोकस करना चाहिए और विशेष तौर से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई गैर सरकारी उपक्रम में किसी कर्मचारी को भेजा जाता है वैदेशिक सेवा में, तो इस दिशा में इन नियमों की कठोरता से पालना की जानी चाहिए। ठीक है गाइज, ये सरकार ने टिप्पणी कर रखी है। अपवाद स्वरूप उधार दिए जाने पर भी कोई विशिष्ट औचित्य होना चाहिए, यानी कि अपवाद स्वरूप यदि किसी कर्मचारी को किसी गैर सरकारी उपक्रम में उधार दे दिया, ठीक है, अर्थात उसको वैदेशिक सेवा में भेज दिया, और तो उसमें क्या होगा, कोई विशिष्ट औचित्य होना चाहिए, कोई विशेष पर्पज होना चाहिए कि भाई साहब आप इस कर्मचारी को उधार क्यों ले रहे हो, तो अब उसका आप हमें रीजन बताओ। ठीक है, आखिर में आपको इस कर्मचारी की क्या जरूरत पड़ गई, ये कर्मचारी आपके विभाग को कौन सी ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचाएगा, उसके बारे में आप हमारे को बताओ। ठीक है गाइज, तो विशिष्ट औचित्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर गैर सरकारी उपक्रम उसने बोल दिया कि सरकार से कि साहब हमारे को इतने जूनियर अकाउंटेंट दे दो या फिर इतने एलडीसी दे दो ताकि हम यहाँ पर काम करवा लें, ऐसा नहीं है। उनके भाई साहब नियमों की पालना कठोरता से की जाएगी और विशेष तौर से उन नियमों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और कोई विशिष्ट औचित्य होगा ना तभी उनको वहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है गाइज, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। अस्थायी कर्मचारियों को भी वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो कई बार सोचते रहते हैं कि अस्थायी कर्मचारियों के मामले में क्या होगा, स्थायी कर्मचारियों के बारे में तो हम पढ़ ही लेते हैं वैसे, लेकिन अस्थायी कर्मचारियों का अगर मामला आता है तो उसको अलग से हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने अलग से पढ़ लिया कि अस्थायी जो कर्मचारी होता है ना, उसको भी वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, तो गाइज आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, अब हम निर्देश पढ़ेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा क्या है कि समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, तो इसमें निर्देशों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में वो निर्देश कौन कौन से हैं वैदेशिक सेवा के मामले में जो सरकार ने समय समय पर निकाला वो ऑर्डर। ठीक है गाइज, तो निर्देशों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक राज्य कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित किए जाने के आदेशों की एक प्रतिलिपि सक्षम प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार राजस्थान को भिजवाई जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि मान लो आप में से कोई जूनियर अकाउंटेंट है, ठीक है, और वो ऐसे विभाग में काम कर रहा है जिसको वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से मिलता है। ठीक है, अब उसका स्थानांतरण किसी ऐसे विभाग में किया जाएगा, यानी कि उसको वैदेशिक सेवा में भेज दिया जाएगा। और वैदेशिक सेवा में भेजने का मतलब यह है कि वहाँ पर उस विभाग में जाने के बाद उस जूनियर अकाउंटेंट को वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से अब नहीं मिलेंगे, किसी अन्य स्रोत से मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो इस दशा में अगर किसी कर्मचारी का, जैसे मैं जूनियर अकाउंटेंट का उदाहरण ले रहा हूँ, अगर किसी जूनियर अकाउंटेंट को वैदेशिक सेवा में भेज दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, तो जो स्थानांतरण के जो ऑर्डर होते हैं, जो ट्रांसफर के जो ऑर्डर होते हैं ना, उनकी एक प्रतिलिपि यानी कि एक कॉपी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सक्षम प्राधिकारी जो होता है ना, उसके द्वारा किसको भेजी जाएगी, एजी राजस्थान यानी कि महालेखाकार राजस्थान को भिजवाई जानी चाहिए। ये सरकार ने निर्देश दे रखा। ठीक है गाइज, जो स्वयं कर्मचारी होता है, ठीक है, जैसे अभी मैं जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम ले रहा हूँ, ठीक है,
स्वयं कर्मचारी मतलब जिसका वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। तो स्वयं कर्मचारी को भी बिना किसी विलंब के महालेखाकार राजस्थान को एक प्रतिलिपि भेजकर पेंशन अंशदान की राशि के बारे में निर्देश प्राप्त करने चाहिए, ठीक है गाइस। यानी कि जो स्वयं कर्मचारी होता है वो भी महालेखाकार राजस्थान को एक प्रतिलिपि भेजेगा, ठीक है, और निर्देश प्राप्त करेगा महालेखाकार राजस्थान से पेंशन अंशदान की राशि के बारे में। पेंशन अंशदान क्या होता है कि कर्मचारी का जो पेंशन रिटायरमेंट के बाद में उसको क्या मिलती है, पेंशन, ठीक है। जो पेंशन का अंशदान है कि जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो हर साल उसका जमा होता जाता है। तो अगर कोई कर्मचारी मान लो 3 साल तक वैदेशिक सेवा में नौकरी करेगा, मान लो ना, तो मैंने अभी बताया कि हर साल उसका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होता है, पेंशन अंशदान जमा होता है, तो वो धीरे धीरे जमा होगा, इकट्ठा हो जाएगा और बाद में उसको रिटायरमेंट के बाद में मिल जाएगा। तो ये भाई साहब, अब आप एक बात बताओ, अगर कर्मचारी वैदेशिक सेवा में नौकरी करेगा, है ना, तो अब उसका पेंशन का अंशदान कौन देगा 3 सालों का? वही देगा ना जहाँ पर वो जिस विभाग में वो नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो ये पेंशन जो अंशदान है ना, इनकी राशि के बारे में भी निर्देश प्राप्त करेगा, ठीक है। कौन? स्वयं कर्मचारी। किससे? महालेखाकार राजस्थान से, ठीक है गाइज। कर्मचारी को अपने कार्यभार हस्तांतरण की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देनी चाहिए। जो भी कर्मचारी है जिसका वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर किया गया, उसको कार्यभार यानी कि क्या काम दिया गया, ठीक है, और वो कार्यभार यदि हस्तांतरण उसको कर दिया गया वैदेशिक सेवा के अंदर, तो उसकी सूचना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सक्षम प्राधिकारी को देनी चाहिए। ये सरकार ने यह भी निर्देश दे रखा है। और इसके अलावा अपने वैदेशिक सेवा काल में या फिर उससे लौटने की सूचना तथा वैदेशिक सेवा काल में उसके द्वारा प्राप्त वेतन, लिए गए अवकाश, ठीक है, पत्र व्यवहार का जो पता है वो, तथा ऐसी ही अन्य वांछित सूचनाएं भेजते रहना चाहिए। कर्मचारी को ये भेजते रहना चाहिए अपने सक्षम प्राधिकारी को कि मुझे कितना वेतन मिल रहा है और मैंने कौन कौन सा अवकाश ले लिया। और अब पत्र व्यवहार का पता यानी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपने कर्मचारी से पत्र व्यवहार करता रहे, उससे सूचना देता रहे, तो उसके लिए उसका पत्र व्यवहार का जो पता होता है ना कि कर्मचारी कहाँ पर रहता है, तो उसके बारे में भी उसको सूचना अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यानी कि सक्षम प्राधिकारी को देनी चाहिए। ये भी सरकार ने ऐसा निर्देश दे रखा है, ठीक है गाइज। राज्य सरकार को निर्धारित पेंशन अंशदान, ठीक है, वह अवकाश वेतन अंशदान की राशि समय पर मिले एवं वसूली की एंट्री संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में समय पर हो सके, ठीक है। तो कर्मचारी के पेंशन प्रकरण में बेवजह दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब यह है, मैंने आपको बताया कि कोई कर्मचारी मान लो 3 साल तक अगर वैदेशिक सेवा में रहता है, तो मैंने बताया कि हर साल उसका जो पेंशन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, यानी कि पैसा जमा होता जाता है हर साल उसका पेंशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पेंशन अंशदान, ठीक है गाइज। तो इसमें क्या होता है कि सरकार को जो भी निर्धारित पेंशन अब सरकार को मिलेगी, वो पेंशन अंशदान की राशि सरकार को मिलेगी, है ना भाई। कर्मचारी तो सरकार का ही तो है ना, रिटायरमेंट भी वो वहीं से होगा, अपने मूल विभाग से होगा, ठीक है। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ से वैदेशिक सेवा से भी स्थानांतरित यानी कि उसका रिटायरमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें यह होता है कि राज्य सरकार को जो वो वैदेशिक विभाग होता है ना, वैदेशिक नियोजक, वो पेंशन अंशदान समय समय पर देता रहे, अवकाश वेतन का अंशदान भी समय समय पर देता रहे। तो इसके लिए सरकार को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें यही बता रखा कि राज्य सरकार को निर्धारित पेंशन अंशदान व अवकाश वेतन अंशदान की राशि समय पर मिले एवं वसूली की एंट्री संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में हो, ठीक है, समय पर हो सके, तो कर्मचारी के पेंशन प्रकरण में बेवजह दिक्कत नहीं होगी। अगर सरकार को लगातार बैक टू बैक यानी कि जैसे साल खत्म हुआ वैदेशिक सेवा का और वैदेशिक नियोजक ने सरकार को उस कर्मचारी के पेंशन अंशदान की राशि और अवकाश वेतन अंशदान की राशि यदि सरकार को दे दी, और सरकार ने क्या किया कि उसकी जो सेवा पुस्तिका जो सर्विस बुक है उसमें टाइम टू टाइम एंट्री अगर करते रही सरकार भी, तो उस बाद में क्या होगा कि अगर वो कर्मचारी उसका अगर रिटायरमेंट होगा तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, उसको तुरंत पेंशन का अंशदान उसको दे दिया जाएगा और अवकाश वेतन का अंशदान जो भी है उसकी प्रोसेस वो फटाफट पूरी हो जाएगी, ठीक है गाइज। अगर इसमें वैदेशिक नियोजक पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन अंशदान समय समय पर अगर सरकार को नहीं देगा, टाइम पर नहीं देगा, तो भाई साहब उसकी सर्विस बुक में एंट्री भी नहीं हो पाएगी, और जब कर्मचारी रिटायरमेंट होगा तो उसमें फिर बाद में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसको पेंशन अंशदान जो पेंशन मिलेगी ना उसमें भी काफ़ी परेशानियाँ होगी और टाइम लग जाएगा उसका पेंशन अंशदान के लिए, ठीक है। तो उसमें काफ़ी दिक्कतें होगी। तो सरकार ने ये निर्देश दे रखा कि भाई साहब हमारा एक कर्मचारी है, आपके यहाँ पर वैदेशिक सेवा में हमने लगा दिया, तो इसका आप है ना तुरंत हमारे को पेंशन अंशदान ये सारी चीज़ें देते रहो और हम इसकी सर्विस बुक में एंट्री कर देंगे, और जैसे ही कर्मचारी अगर रिटायरमेंट होता है तो हम इसको तुरंत इसका पेंशन का जो मामला प्रकरण है उसको तुरंत निपटा देंगे, ठीक है गाइज। तो इसको भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि इसकी पेंशन तुरंत मिल जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी यह है
कि कर्मचारी के प्रतिनियुक्ति आदेश के साथ ही प्रपत्र ए की सूचना एजी कार्यालय यानी कि महालेखाकार कार्यालय को भेज दी जावे तथा प्रतिनियुक्ति विभाग, ये आ गया प्रतिनियुक्ति विभाग, इसका मतलब है वैदेशिक नियोजक, प्रतिनियुक्ति विभाग। अब मैंने आपको बता दिया शुरू में कि जो वैदेशिक सेवा होती है ना, इसको प्रतिनियुक्ति भी बोलते हैं, यानी कि डेपुटेशन भी बोला जाता है। ठीक है गाइज, तो हम पढ़ रहे हैं कि तो इसके लिए जरूरी यह है कि कर्मचारी के प्रतिनियुक्ति आदेश जो होता है ना, कर्मचारी का प्रतिनियुक्ति आदेश, तो उसके साथ ही प्रपत्र ए, कौन सा प्रपत्र, प्रपत्र ए की सूचना एजी कार्यालय को भेज दी जावे तथा प्रतिनियुक्ति विभाग को भी प्रपत्र ब की छायाप्रति भेजकर निर्देशित किया जाए, क्या निर्देशित किया जाए कि वह उसकी पूर्ति कर कर्मचारी को ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ ही एजी कार्यालय को भेज दे। तो ये दो प्रपत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रपत्र ए और प्रपत्र ब। ठीक है, तो प्रपत्र ए की सूचना कौन भेजेगा, प्रपत्र ब की सूचना कौन भेजेगा, आपको ये जरूर ध्यान देना है। ठीक है, ये जो प्रतिनियुक्ति विभाग है ना, ये प्रपत्र ब भर के और कर्मचारी की जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है उसके साथ एजी कार्यालय को सूचना देगा। और ये प्रपत्र है ना, जहाँ पर कर्मचारी अपने मूल विभाग में था, तो जो उसका पैतृक विभाग होता है ना, वो प्रपत्र ए की सूचना भरकर एजी कार्यालय को देगा। ठीक है गाइज, तो ये आप अलग अलग ध्यान रखिए, प्रपत्र ए के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और प्रपत्र ब के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है गाइज, तो इसमें सूचना देनी होती है। प्रपत्र ए के अंदर भी जो अपना पैतृक विभाग होता है कर्मचारी का, जहाँ पर कर्मचारी शुरू से काम कर रहा है, तो वो उसमें सूचना डालता है कर्मचारी की कि कर्मचारी का नाम क्या है, कर्मचारी का पद क्या है, कर्मचारी कब से ज्वाइनिंग कर रहा है, कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, कर्मचारी को कौन कौन से अवकाश दिए गए हैं, सारी डिटेल उसके अंदर प्रपत्र ए के अंदर रहेगी। ठीक है, और ये एजी कार्यालय को भेज दी जाएगी। ठीक है, और जो प्रतिनियुक्ति विभाग होता है ना, प्रतिनियुक्ति विभाग का मतलब है जिस विभाग में, मतलब वैदेशिक सेवा वाला जो विभाग होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रतिनियुक्ति विभाग। ठीक है, तो प्रतिनियुक्ति विभाग को भी प्रपत्र ब की छायाप्रति भेजकर निर्देशित किया जाए। और इसमें जो प्रतिनियुक्ति विभाग होता है ना, इसको भी प्रपत्र ब उसकी छायाप्रति भेजकर उसको निर्देश दिया जाता है प्रतिनियुक्ति विभाग को कि प्रतिनियुक्ति विभाग जी आप भी क्या करें कि इसकी पूर्ति करें प्रपत्र ब की। ठीक है, प्रपत्र ब की आप पूर्ति करें और इसको कर्मचारी की जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है ना, उसके साथ ही आप एजी कार्यालय को भेज दें। ठीक है गाइज, तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, अब हम पढ़ेंगे नियम संख्या 143 143 के बारे में। इसमें दे रखा कि अवकाश काल में वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर वेतन आदि का भुगतान। इसका मतलब यह है कि कोई कर्मचारी अवकाश काल में है, यानी कि उसने अवकाश ले रखा है। ठीक है, और अवकाश काल के दौरान उसको क्या है कि वैदेशिक सेवा में ट्रांसफर का आदेश आ गया। ठीक है, तो उस दशा में उसका वेतन आदि का भुगतान कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट हो, ठीक है, आप जूनियर अकाउंटेंट हो और आप मान लो आप डीटीए के अंदर आप अभी आपको ज्वाइनिंग मिल गई। ठीक है गाइज, और आप 10 दिन की छुट्टियां लेके 10 दिन का अवकाश लेके मान लो कहीं घूमने चले गए। ठीक है, और इस 10 दिन के अवकाश के दौरान यानी कि इसके बीच ही अगर आपको वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण करने का आदेश आ जाए तो क्या होगा, तो उसी के बारे में हम नियम संख्या 143 में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो इसमें बता रखा कि यदि किसी कर्मचारी के अवकाश पर रहने के दौरान ही वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कर दिया जाए, ठीक है, तो इस दशा में स्थानांतरण आदेश की दिनांक से, जो स्थानांतरण आदेश जिस तारीख को आया ना, उस दिनांक से कर्मचारी का जो अवकाश होता ना, वो क्या माना जाएगा भाई साहब, समाप्त माना जाएगा। ठीक है, तथा वह इस आदेश की दिनांक के बाद अवकाश वेतन प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जो अवकाश के दौरान जो कर्मचारी अवकाश वेतन ले रहा था, वो उसको अवकाश वेतन अब नहीं मिलेगा। कब से नहीं मिलेगा, स्थानांतरण की जो आदेश आए ना, उस दिनांक के बाद उसको कोई अवकाश वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है गाइज, तो ये हम बात कर रहे हैं नियम संख्या 143 की कि आखिर में अवकाश काल में वैदेशिक सेवा में अगर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण कर दिया जाए तो वेतन आदि का भुगतान कैसे किया जाएगा। तो इसमें यह बता रखा कि अवकाश वेतन प्राप्त नहीं करेगा, आदेश जो स्थानांतरण आदेश है ना, उसकी दिनांक के बाद उसको अवकाश वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है गाइज, वैदेशिक सेवा के दौरान कर्मचारी की मूल संवर्ग में, यानी कि जो कर्मचारी का जो मूल कैडर है ना, मूल संवर्ग, जिस कैडर में उसको सबसे पहले पोस्टिंग मिली थी, तो उसको हम बोलेंगे मूल कैडर यानी कि मूल संवर्ग। तो वैदेशिक सेवा के दौरान कर्मचारी की मूल संवर्ग में स्थायी या फिर स्थानापन्न पदोन्नति। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट हो, ठीक है, मान लो कि आप जूनियर अकाउंटेंट बनोगे, पक्का मुझे पूरा यकीन है, और आप ऐसा ज़रूर करोगे और आप परिवार को भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दोगे आप लोग। तो आप बने रहें इस चैनल के साथ, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
जैसे मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट हो और आप अभी कहाँ पर हो, वैदेशिक सेवा के अंदर हो, ठीक है गाइज, आप अभी वैदेशिक सेवा के अंदर अंतर्गत हो, लेकिन अब आपका ट्रांसफ़र भी होगा। भाई आप वैदेशिक सेवा में हो चाहे किसी भी सेवा में हो, आपका स्थानापन सॉरी आपको पदोन्नति यानी कि आपको प्रमोशन भी मिलेगा, ठीक है, प्रमोशन तो मिलेगा ना। ये ऐसा थोड़ी है कि किसी कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में लगा दिया जाए तो उसका प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन तो होगा भाई साहब, पदोन्नति तो होगी, ठीक है। और पदोन्नति जो वो मूल संवर्ग है ना, उसका मूल कैडर उसी के अंदर होगी। ऐसा नहीं है कि वैदेशिक सेवा में वो पदोन्नति लेके मजे मार रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है गाइज। तो वैदेशिक सेवा के दौरान कर्मचारी के मूल संवर्ग में स्थायी यानी कि उसकी पदोन्नति स्थायी भी हो सकती है। अभी स्थायी पदोन्नति कब होती है, जब कर्मचारी स्थायी है तो उसकी पदोन्नति भी स्थायी होगी। अगर कर्मचारी स्थानापन्न यानी कार्यवाहक है, ठीक है, अगर कर्मचारी स्थानापन्न यानी कार्यवाहक है तो उसकी पदोन्नति भी स्थानापन्न होगी, ठीक है गाइज। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित कर्मचारी जो होता है ना, वैदेशिक सेवा में जिस कर्मचारी का स्थानांतरण किया गया है, ठीक है, तो उस कर्मचारी उसी संवर्ग में, उस कर्मचारी को उसी संवर्ग में जिस कैडर में जिस संवर्ग में वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित कर्मचारी उसी संवर्ग में रहेगा जिसमें वह स्थानांतरण से पहले स्थायी या स्थानापन्न रूप से कार्यरत था, ठीक है गाइज। यानी कि वैदेशिक सेवा में जिस कर्मचारी को स्थानांतरित किया गया वह उसी संवर्ग में रहेगा। किस संवर्ग में रहेगा, जिसमें वह स्थानांतरण से पहले स्थायी या फिर स्थानापन्न रूप से कार्यरत था, वो अपने कैडर के अंदर ही रहेगा। ये तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है। और साथ में ये चीज़ ध्यान और रखनी है आपको कि सक्षम प्राधिकारी होता है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है ना, उसके द्वारा उस संवर्ग में कर्मचारी को स्थायी या फिर स्थानापन्न पदोन्नति दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कर्मचारी अपने जो मूल संवर्ग में, देखो पहली चीज़ तो यह है, कर्मचारी जिस संवर्ग में है, जिस कैडर में है, वो उसी कैडर में रहेगा, ठीक है गाइज, अपने मूल कैडर के अंदर ही रहेगा। और मूल कैडर का मतलब क्या है कि वैदेशिक सेवा में जाने से पहले, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण से पहले कर्मचारी जिस कैडर में था, ठीक है, तो उसको चाहे वो वहाँ पर स्थायी रूप से कार्यरत था, चाहे स्थानापन्न यानी कि कार्यवाहक रूप से कार्यरत था, कैसे भी कार्यरत था, लेकिन वो अपने कैडर के अंदर था, जो भी उसका कैडर है उसमें कार्यरत था, वो चाहे वो स्थायी कार्यरत था, चाहे वो स्थानापन्न कार्यरत था, वो वैदेशिक सेवा के दौरान भी वो अपने जो स्थानांतरण से पहले जो उसका कैडर था ना, उसी के अंदर रहेगा वो, ठीक है गाइज, उसी के अंदर रहेगा। और इसमें यह दे रखा कि सक्षम प्राधिकारी उस संवर्ग में, जिस संवर्ग में कर्मचारी स्थायी या फिर स्थानापन्न रूप से कार्यरत था, उसमें उसको स्थायी या फिर स्थानापन्न पदोन्नति भी दी जा सकती है, ठीक है गाइज। यानी कि सीधी सी बात है, कर्मचारी चाहे स्थायी हो चाहे स्थानापन्न हो, ठीक है, तो उसको पदोन्नति दी जा सकती है, किसके द्वारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ठीक है गाइज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको पदोन्नति दी जा सकती है। पदोन्नति स्थायी भी हो सकती है और स्थानापन्न भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज। पदोन्नति के समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। ये जो दो तथ्य है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पदोन्नति के समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इन दो तथ्यों को जरूर ध्यान में रखेगा और इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही उसकी पदोन्नति करेगा उस कर्मचारी, ठीक है गाइज। यानी कि जो कर्मचारी वैदेशिक सेवा के अंदर काम कर रहा है उसकी पदोन्नति यानी उसको प्रमोशन अपने मूल कैडर के अंदर किया जाएगा, ठीक है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका प्रमोशन किया जा सकता है, ठीक है गाइज। लेकिन सक्षम प्राधिकारी को निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन से तथ्य हैं? पहला है वैदेशिक सेवा में संपादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, यानी कि जो कर्मचारी जिसको वैदेशिक सेवा में भेजा गया वो वैदेशिक सेवा में किस प्रकार का कार्य कर रहा है, ठीक है गाइज। और दूसरा है मूल संवर्ग में उसके जूनियर को दी गई पदोन्नति, यानी कि वो जिसका मूल कैडर है उस कर्मचारी का, तो उसमें उसका जो जूनियर है ना उसको किस प्रकार की पदोन्नति दी गई है। तो इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा सक्षम प्राधिकारी को, ठीक है गाइज। तो गाइज आज के भी इस वीडियो में हमने थोड़ा समझाने का प्रयास किया मैंने आपको कि आखिर में वैदेशिक सेवा क्या होती है और वैदेशिक सेवा में किस कर्मचारी को भेजा जा सकता है, किस कर्मचारी को नहीं भेजा जा सकता है, क्या उसमें कर्मचारी की सहमति जरूरी है, इच्छा जरूरी है, और इसके साथ में वैदेशिक सेवा के दौरान उसको किस प्रकार से अवकाश वेतन मिलेगा, अवकाश काल में वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण वेतन आदि का भुगतान कैसे रहेगा, इसके बारे में हमने पढ़ा। यानी कि अवकाश काल में वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण, यानी कि कोई कर्मचारी अवकाश पर चल रहा है और उसका अवकाश के दौरान ही वो आ गया स्थानांतरण का आदेश वैदेशिक सेवा में जाने का, तो उसको वेतन आदि का भुगतान कैसे किया जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि कर्मचारी यदि वैदेशिक सेवा में है तो उसकी जो मूल संवर्ग उसका जो मैन कैडर ना उसमें उसकी पदोन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है गाइज, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर कोई भी आपकी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप अपने विचार ज़रूर रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और
कई विद्यार्थी परेशान होते रहते हैं कि सर आप क्लासेज नहीं डालते, रेगुलर डाला करो सर, क्या आपने क्लासेज डालना बंद कर दी क्या। देखो मैं एक सीधी सी आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने क्लासेज बंद नहीं की। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, अभी मैंने क्लासेज लेना स्टार्ट किया, बंद नहीं किया भाई साहब। आप ये कन्फ्यूजन निकाल देना दिमाग से। आप ऐसे कमेंट मत किया करो भाई साहब, क्योंकि थोड़ा सा सही नहीं लगता। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, ये मैं तन मन से काम कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो अभी मैंने क्लासें स्टार्ट की है, बंद नहीं की है, ठीक है गाइज। बंद होगी तो आपकी सफलता के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं होगी गाइज, ठीक है गाइज। तो ये चैनल तब तक रहेगा जब तक आप जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ लेखाकार या फिर TRA नहीं बन जाती, तब तक ये चैनल जीवित रहेगा। उसके बाद में इस चैनल का क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में पता लगेगा। अभी वर्तमान में तो ये चैनल आपके लिए लगातार काम करेगा, ठीक है गाइज। तो क्लासें अभी स्टार्ट हुई है, बंद नहीं हुई है। कोई भी ऐसा कमेंट ना करें कि सर आपने क्लासें बंद कर दी क्या। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक, चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।